हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का मैथ यानी गणित का लेसन 3 जिसका शीर्षक है ज्यामिति, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोग लेसन 1 और लेसन 2 का क्वेश्चन बैंक देख चुके हैं। साथ में अगर थ्योरी की बात की जाए, कंसेप्ट क्लियर करने की बात की जाए तो लेसन 3 तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, यानी लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 तक क्लियर कर चुके हैं। अब हम लेसन 3 के जो क्वेश्चन बैंक है वो इस वीडियो में देखेंगे। इसमें देखा जाए तो उदाहरण 1 और 2 में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही विकल्प लिखना है। इसमें पहला उदाहरण है, एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या है। यहाँ पंचभुज शब्द यूज किया गया है। सबसे पहले हमें जानना होगा पंचभुज क्या होता है। कोई किसी भी शब्द को समझने के लिए ना उसे दो भागों में तोड़ देते हैं। पंचभुज यानी जिसकी 5 भुजाएं हो वो पंचभुज कहते हैं। जैसे में आपने आयत देखा होगा, तो हम आपसे अगर आयत या वर्ग की बात करें तो आपसे पूछेंगे इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो ये कंसेप्ट में भी क्लियर हो चुका है। आप बोलेंगे 4 भुजाएं, एक भुजा ये, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये, चौथा भुजा ये। अगर इसमें विकर्णों की संख्या कहूँ तो कितना कहेंगे, तो आप कहेंगे 2, एक इधर से आता है, दूसरा इधर से आता है। लेकिन पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, इसी तरीके से बनता है, वो अपने तरीके से बनाएंगे। जैसे में ऐसे खींच के ये सारा बराबर होगा अगर समपंचभुज है तो, और फिर ऐसे खींच के और ऐसे करके ये अगर ये बनाते हैं हम लोग, ये चारों मतलब ये सब समान है, तो ये अगर बनता है समपंचभुज, इसे कहेंगे। समपंचभुज कब होगा, जब सारी भुजाएं समान होगी। तो ये अगर बनता है तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो सी होगा, 5 होंगे। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आगे चल के आपको पढ़ना होगा, चाहे याद करना होगा। वो मैं फॉर्मूला अभी बता देता हूँ। वो फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। विकर्ण जब भी ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, एन मीन्स जो भी यहाँ पे लिखा हुआ शब्द रहेगा वो n माइनस 3, अब बट्टे में 2 कर दीजिए। बट्टे में क्या कीजिए, 2 कर दीजिए। मान लीजिए ये हमने बनाया था कि इसकी कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं। तो मान लीजिए इसका निकालते हैं 4 और पोस्ट में कर दीजिए 4 माइनस 3, क्योंकि फॉर्मूला मेरा ये है 4 माइनस 3 बट्टे 2। अब इसको क्या कीजिए, घटाइए, और ये गुणा करने वाला है तो 4 गुणे, अब इसको कोष्ट में है तो घटा देते हैं, 4 में से 3 गया 1 बट्टे 2। अब इसको काटिए, काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमने कितना बताया था, ये ऐसे रहेगा, कितना विकर्ण है, 2 विकर्ण है। सॉल्व। अब देखिए अब पंचभुज में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए ये हो गया कितना, 5, और कोष्ट में लिखिए 5 माइनस 3। आप तेजी से बना सकते हैं, बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आगे पढ़ना है, क्लास 6 में नहीं पढ़ना है। अब इसको देखिए 5 में से 3 गया तो ये हो जाएगा आपका 2, और ये गुणे का साइन हम डाल देते हैं, कोष्ट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। अब बट्टे में कितना है, 2। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा, दोनों कट गया, मतलब ये नीचे में 2 लिखा हुआ है तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना, 5। तो इसका आंसर कितना होगा, एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, 5। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं। एक त्रिभुज के विकर्णों की संख्या है तो ये ए से ही होगा 0। आप फॉर्मूला भी लगा के देख सकते हैं, इसके विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, यानी वो सॉल्व होगा ही नहीं। इसके बाद आगे देखते हैं। उदाहरण 3 और 4 में रिक्त स्थानों को भरना है ताकि कथन सत्य हो जाए। 6 भुजाओं वाला बहुभुज एक कहलाता है। तो 6 भुजाओं को हम षड कहते हैं, तो ये हो जाएगा षडभुज। क्या कहते हैं इसको, षडभुज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान लंबाइयों को हो तो एक कौन सी त्रिभुज कहलाता है, तो विषम बाहु। विषम मिस क्या होता है, अलग अलग, बाहु मिस बाहु उसका यानी भुजा का विषम बाहु कहलाता है। अगर तीनों समान हो जाएं तो उसे क्या कहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। यानी कोई ऐसा, ये तो चतुर्भुज मैंने बना दिया, कोई ऐसा त्रिभुज बताइए जिसके तीनों ये भुजाएं समान होगी तो उसे क्या कहेंगे। ये तो असमान है। और दूसरा मतलब कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। मान लीजिए ये दोनों समान है, अब विकर्ण थोड़ा लंबा है ये, और ये समान है,
और ये अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समद्विबाहु यानी दो बाह समान है और एक अलग है। मुझे ये बताइए कि अगर ये तीनों भुजाएं अगर समान है उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो असमांतर रेखाखंड, ये देखिएगा ये नाम लिखा गया है रेखाखंड। दो असमांतर रेखाखंड सदैव प्रतिच्छेद करेंगे। सदैव मीन्स हमेशा, ये सदैव हो गया, सदैव मीन्स हमेशा प्रतिच्छेद मिस करेंगे यानी एक दूसरे को काटेंगे। लेकिन ये कहा क्या गया है रेखाखंड। रेखाखंड किसको कहते हैं? कोई रेखा है उसका कोई टुकड़ा हो यहाँ से जाके यहाँ तक, तो हमेशा ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे? तो ऐसा तो है नहीं। मान लीजिए असमांतर है, ये ऐसे हो गया, दो रेखाखंड ले लिए तो ये दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए, असमान तो है ही, लेकिन दूसरे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज है, ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी होते हैं? तो ये जी हाँ, ये सही होते हैं। समबाहु त्रिभुज जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो आंसर आ गया। समबाहु त्रिभुज वो होते हैं, बाहु मीन्स बाह यानी भुजा जिसे कहते हैं, समद्विबाहु यानी जो समान दो बाह हो। तो सभी समबाहु यानी वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या हो, समान हो, तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज भी होते हैं। जी हाँ, क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों समान होते हैं। इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, को दो भुजाएं बराबर होती है, तो उसका तीनों भुजा बराबर है, दो भुजा ऑटोमेटिक बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री का कोण एक न्यून कोण है। 0 डिग्री का कोण एक न्यून कोण है, तो ये गलत हो जाएगा। 0 डिग्री का कोण एक न्यून कोण है, यह सत्य है, क्योंकि न्यून कोण का माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है। इन दोनों के बीच में होता है न्यून कोण का मान। ना 90 डिग्री होगा ना 0 डिग्री होगा, इसके बीच में होगा, जैसे 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, जो भी हो वो होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 8, आकृति 2.1 में PQ ये जो चिन्ह है, ये हमें बताइए इस चिन्ह को क्या कहते हैं, क्योंकि हमने इसे पढ़ाया है, बताया भी है, और हम चाहते हैं कि आप उसे याद रखें। तो ये चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। को P की ये चिन्ह AB, तो इसमें सबसे पहले अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाए ना, अगर फिगर हो ना, तो उसको टिक कीजिए कि वो है क्या, है कहाँ। तो ये देखिए PQ यहाँ है, इसको टिक किया हमने, PQ बोल रहा, AB है तो ये रहा यहाँ AB, ठीक है, दोनों को चिन्ह कर दिए। तथा PO बराबर OQ, PO को यहाँ देखिए P है और आपका O यहाँ है, P है और O यहाँ है, बराबर OQ। ये O हो गया और ये Q, ये इसके बराबर है। ये सॉल्व हो गया, यानी ये कह रहा है कि PQ और ये चिन्ह तथा AB पे ये लंब है। अब इसके बाद बोल रहा है कि PO यानी ये और ये दोनों बराबर है। अब इसके बाद क्वेश्चन है, क्या PQ रेखाखंड यानी P और Q ये जो रेखाखंड है पूरी AB का लंब समद्विभाजक है, यानी लंब इसका समद्विभाजक यानी समान भागों में बांटने वाला भाजक है, दो भागों में बांटने वाला। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर होगा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक नहीं है। PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक नहीं है, क्योंकि AO यानी ये और ये AO और BO और आपका BO ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर बराबर होते यानी लगभग यहाँ पे होता, तो ये लगभग चाहे यहाँ पे इसके बगल में यहाँ होता तो दोनों बराबर होते। अगर दोनों बराबर होते तो ये समान दो भागों में बांटने वाला होता। लंब समद्विभाजक क्या हो गया, को इस शब्द को पकड़िए, लंब मीन्स लंबा, काटने वाला, समद्विभाजक यानी दो भागों में काटने वाला। तो इस दो भागों को काटने वाला तो है नहीं, काट तो रहा है लेकिन सम मीन्स समान भागों में इसे नहीं काट रहा। द्विभाजक है लेकिन समान द्विभाजक नहीं है। समझ में आ गया। AB रेखाखंड PQ का लंब समद्विभाजक है। AB रेखाखंड जो AB रेखाखंड है वो PQ का लंब समद्विभाजक है। क्यों? क्योंकि ये आधा है और ये भी आधा है जो हमें यहाँ पे मिला था। PO बराबर QO या आपका हो जाएगा OQ। देखिए OQ, ठीक है। तो ये दोनों बराबर था, इसलिए ये AB
ए बी रेखाखंड जो है वो पी क्यू का लंबसम द्विभाजक है। समझ में आ गया लंबसम द्विभाजक क्या कहते हैं और क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आकृति 2.2 में, आकृति 2.2 ये है, यदि AC, फिर ये शब्द आया और ये शब्द का मतलब हम जानना चाहेंगे आपसे क्या होता है, इस शब्द को क्या कहते हैं, मतलब ये जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं। AC यानी A और C जो विकर्ण है, BD ये BD जो विकर्ण है तथा सभी समकोणों के नाम लिखिए, तथा सभी जो भी समकोण है इसके नाम लिखिए। यहाँ 4 समकोण है, कौन कौन से 4 समकोण हैं तो इसका नाम लिखना है। तो इसके 4 समकोण हैं आपके APD, यानी A हो गया, उसके बाद क्या है आपका P हो गया ये बीच वाला, और उसके बाद D हो गया, यानी APD ये जो बन रहा है APD को ये हो गया पहला। समझ में आ गया APD। दूसरे में देखिए APB है। यहाँ एक चीज देखिएगा, सब में P का मान है, सब में क्या है बीच में P है, यानी बीच वाला जो कोण है इसी को दर्शाया गया, इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका। तो इसमें सभी समकोणों के नाम लिखिए, तो सभी समकोणों के ये नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आकृति 2.3 में क्या ABCD एक बहुभुज है, यदि हां तो इसका विशेष नाम क्या है। तो ये देखिए बहुभुज यानी एक से ज्यादा भुजा उसे बहुभुज कहेंगे, तो इसे कह सकते हैं हाँ यह एक बहुभुज है, क्योंकि यह केवल रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति है, एक सरल बंद आकृति है, इसलिए एक बहुभुज है। और यह एक चतुर्भुज है, यह एक क्या है चतुर्भुज है। चतुर्भुज कैसे हो गया तो काउंट कीजिए, चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो 1 2 3 4, कितनी भुजाएं 4, तो इसे क्या कहेंगे चतुर्भुज कहेंगे। समझ में आ गया। पंचभुज कब होता है जब इसकी 5 भुजाएं होती है। भुजा काउंट कर लीजिए, और एक से अधिक भुजा है तो जाहिर सी बात है वो क्या है बहुभुज ही है। बहुभुज का परिभाषा भी देख लीजिए, यह केवल रेखाखंडों से बनी होती है, ये रेखाखंड से यानी रेखा के टुकड़ा से बना हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 2.4 में, ये जो आकृति है 2.4 में BCDE, BCD और E एक वर्ग है, यानी ये एक वर्ग बनाएगा। देखने से भी लग रहा है बिंदु A को शीर्ष, बिंदु A को ये रहा A को शीर्ष BCD और E, BCD और E से मिलाने पर एक त्रिविमीय 3D आकार बनाया गया, और इसे मिला के 3D आकार बनाया गया है। 3D आकार हो गया आपका मतलब एक तरह से फूला हुआ आकार। इस त्रिविमीय आकार का नाम लिखिए तथा इसके शीर्ष, किनारे और फलक भी लिखिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारी चीजें इसे क्लियर हो जाएंगी, और मैं कहूँगा 6 to 8 के लिए बेसिक जो है वो यहीं से आपका क्लियर हो रहा है। और ज्यामिति आपको थोड़ा भी नहीं आता है ना, तो आराम आराम से इसे देखिए, रिपीट करके देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो भी इससे बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। बनाया गया त्रिविमीय आकार एक वर्ग पिरामिड है। ये वर्ग की पहले चर्चा हो रही थी, यहाँ पे देखिए वर्ग की चर्चा होती है, तो उसी का एक पिरामिड है, वर्ग था उसी का एक पिरामिड है। इसका शीर्ष है, तो शीर्ष इसका कौन कौन सा होगा, तो A है, B है, C है, D है और E है। देखिए ABCDE है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका शीर्ष हो गया। शीर्ष की परिभाषा हमने पढ़ाया है, अच्छे तरीके से बताया भी है। तो ये जो कोने हैं ये आपके क्या हो जाएंगे शीर्ष, ठीक है। किनारे इसके कौन कौन से हैं, तो किनारे इसके सारे लिख लीजिए, लिखा भी है AB, तो AB इसका किनारा कौन हो गया, ये वाला, ये वाला भाग आपका किनारा हो गया। उसके बाद AC है, AC आपका ये ऊपर की तरफ लग रहा है खींचा हुआ, तो ये AC भी एक किनारा हो गया। AD कीजिए, A के साथ ये मिला हुआ है, AD एक किनारा हो गया। उसके बाद AE भी एक किनारा हो गया। इसके बाद BC, तो BC ये हो गया आपका, ये भी एक किनारा हो गया। CD भी एक किनारा हो गया।
देखिएगा हम टोटल रेड कर रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है। इसके बाद डी ई भी एक किनारा हो गया, ठीक है। ई बी भी एक किनारा हो गया। देखिए सारे को हमने कलर कर दिया, ये इसके साथ था, मतलब ये जो रेखा है ना इसके साथ है, तो ये सारा हमने कलर कर दिया। अब इसको पूछा जाए कितना किनारे हैं तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल किनारे कितने हो गए आपके, तो ये हो गए 8। यहाँ पे शीर्ष कितने हो गए, 1 2 3 4 5 8। चलिए अब फलक की बात करते हैं। फलक में वर्ग देखा जाए तो कौन सा है, तो फलक में वर्ग है आपका बी सी डी ई, ये वाला आपका वर्ग है, ये वाला आपका वर्ग है बी सी डी, ये फलक है, फलक का वर्ग है। इसके बाद बात की जाए तो आपका त्रिभुज होगा ए बी सी, ए बी, एक सेकंड, ये होगा आपका ए बी, ये हो गया, और ये वाला, ये एक त्रिभुज हो गया, ये वाला पोर्शन ए बी सी। इसके बाद बात की जाए को त्रिभुज, यहाँ देखिए ए सी डी है, यानी ये ए हो गया, ये सी हो गया, और ये जो जाके मिल रहा है ये सी डी, ये हो गया एक अलग फलक। इसके बाद अगर बात की जाए को त्रिभुज ए डी ई है, यानी ये वाला भाग ए डी ई, ये तीन जो मिल रहे हैं, ये वाला भाग तो हमें मिला कौन कौन सा, तो ये वाला भाग मिला, फिर बीच वाला भाग मिला, और ये किनारे वाला भाग मिला, तो 3 हो गए, 1 2 3, और एक हो जाएगा ए बी ई, कौन सा होगा, ए यहाँ से, उसके बाद क्या होगा बी, और ये होगा ई, सब बन गए। अब इसको ध्यान से देखिए, ये बन गया, यानी पहले यहाँ से ऐसे करके स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया, ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ा हुआ था ये, तो फिर ऐसे करके ये जाके यहाँ से ये तिरछा जाके एक मिला था, ये हो गया। फिर क्या हुआ था, एक बीच में ऐसे जाके मिला हुआ था, कोई बीच वाला हमने लिया था, ये वाला भाग, फिर यही जाके ऐसे मिल गया था, कोई ये वाला भाग भी हमने ले लिया था। तो ये जाके देखा जाए तो टोटल हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे आपके फलक। साथ में एक और क्वेश्चन 6 to 8 में अधिकतर पूछा जाता है कि इनके बीच में, यानी किनारे, फलक, शीर्ष वगैरह के बीच में क्या संबंध होता है, ये जरूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, आप 2016 में भी देख सकते हैं, 15 वगैरह में भी देख सकते हैं, और ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे, इसलिए अभी आपको नहीं बता रहे, लेकिन एक बार देख जरूर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इनके संबंध मुझे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे क्वेश्चन बैंक, 2-3 क्वेश्चन उसमें से भी हम देख लेते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, इस तरह के प्रश्न होंगे। अगर आप कहिएगा तो उसको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत देर हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे एक बार आपको प्रश्न दे दें, उसे आप खुद से हल करें। क्वेश्चन नंबर 12, 7 बजे एक घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कोणों में से छोटे कोण का माप लिखिए। जो छोटा कोण है उसका माप लिखिए, साथ ही अन्य कोण का माप भी लिखिए, तथा यह बताइए कि ये कोण किस प्रकार के हैं। ये कोण किस प्रकार के हैं, तो सबसे पहले आप एक घड़ी बना लीजिए। यहाँ हो जाएगा 12, यानी यहाँ से 12 बजता है, और 7 मान लीजिए यहाँ होगा, 6 यहाँ होता है, 7 यहाँ। तो यहाँ पे कह रहा है, मान लीजिए ये घंटा का सुई है, और यहाँ ये घंटा का सुई है, और ये मिनट का सुई है, ये 7 बज गया। अब यहाँ कह रहा है कि 7 के बाद होगा आपका 8, ये हो गया 9, ये होगा आपका 10, और ये होगा आपका 11, ये होगा आपका 12। इधर देखिए तो इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 12 हो गया, यहाँ होगा 1 2, ये लगभग 3 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, ये लगभग 6 ऐसे घड़ी बनेगा, और यहाँ 7 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि इसमें छोटे कोण का माप लिखिए, साथ ही अन्य कोण का भी माप लिखना है, यानी अन्य जो कोण है उसका भी माप लिखना है। अगर देखा जाए तो टोटल का, अगर देखा जाए तो टोटल का कितना कोण का माप होता है, तो टोटल का माप होता है आपका 360। कितना होता है, 360 डिग्री, ये टोटल कोण का माप होता है 360 डिग्री। अब इसमें छोटे कोण का माप कह रहा है, वो छोटे कोण का देखिए, वो छोटे कोण का देखिए, पहले 7 पे है, को 7 के बाद होगा आपका 8,
9, 10, 11 और ये वाला 12। तो इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। कितना आएगा 150 डिग्री। तो ये वांछित कोण यानी छोटे कोण का माप हो गया। अगर इसमें देखा जाए, अगर इसका को टोटल का 360 है तो 360 में से कितना घटा दीजिएगा 150, तो इसका माप निकल जाएगा। नहीं तो इधर से भी काउंट कर सकते हैं, काउंट कीजिएगा तो आप गुणा करके देख सकते हैं कितना 210 आया, तो ये होगा आपका 7 तक। काउंट कीजिए, 12 से स्टार्ट हो रहा है और 7 पे जाके खत्म होगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने हैं, तो ये हैं टोटल यहाँ तक आ रहा है। 12 से स्टार्ट हो रहा है यानी 12 को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इधर से भी स्टार्ट कर रहे थे 7 से, तो 7 को छोड़ के कर रहे थे। 8 9 10 11 और 12 तक देखे थे। ये देखिए कितना हो गया, 8 9 10 11 12 तक लेके गए थे। अब इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला छोड़ देंगे, लास्ट तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आया। 7 में 3 से गुणा कीजिए, क्योंकि प्रत्येक का कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो 7 गुणे 3, तो 7 त्रिका 21। यहाँ से 0 से करना है कि 0 बैठा देगा, 7 21 यानी 210। तो इधर का निकालिएगा तो कितना आएगा 210, और इधर का निकालिएगा तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 150 डिग्री। समझ में आ गया कैसे ये सॉल्व हुआ है? ये सॉल्व हुआ, घड़ी बना के आराम से कर सकते हैं। नहीं को 30 डिग्री जोड़ दीजिए, उसके बाद जितना आता है कोण वो आपका कोण का माप हो जाएगा। इसके बाद आगे है 150 माप वाला अधिक कोण होता है। अब अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, इस सब के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। एक एक चीज चर्चा करेंगे। अधिक कोण होता है जो 100 आपका, मतलब सबसे पहले चर्चा आपको न्यून कोण से करना होगा, जो न्यून कोण के बारे में हम बता दिए 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। 90 डिग्री क्या होता है, समकोण होता है। 90 डिग्री से अधिक जो हो जाएगा वो अधिक कोण होता है। अधिक कोण के बाद आएगा आपका परिवर्तित कोण भी आता है। परिवर्तित कोण क्या होगा, तो 210 डिग्री के कारण इसे परिवर्तित कोण कहते हैं। ये फिर कभी हम पढ़ाएंगे, और हम कोशिश करेंगे इसको एक एक चीज आपको लिखवा भी दे कि अधिक कोण क्या होता है, परिवर्तित कोण क्या होता है, और आगे के चैप्टर में ये एक एक चीज है, इसलिए अभी हम इसको नहीं बता रहे। अगर आप जानते होंगे तो एक एक का लिख लीजिए, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसे पिन भी कर देंगे। अधिक कोण का इतना से इतना कहा जाता है, परिवर्तित कोण ये होता है, समकोण इतना को कहा जाता है, और आपका न्यून कोण इतना को कहा जाता है। ये सारा चीज लिख सकते हैं, रिज्यू कोण वगैरह का भी जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रश्न ये आपके सामने आ चुके हैं। यही प्रश्न हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें अगर आप कहेंगे तो मैं बोल के समझाऊंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन ही केवल बैंक आपको दे दूंगा। लगभग इसमें 100 से एबव क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन है 5 बिंदुओं से होकर जिनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है, खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या है, तो कितनी होगी, तो वो हो जाएंगी आपकी 10। तो इसी तरह और भी है, एक सप्तभुज के विकर्णों की संख्या है। सप्तभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है, तो इसको मैंने बता भी दिया, उस तरीके से बना सकते हैं। अगर करेक्ट आंसर इसका देखा जाए तो आपका होगा 2 का D 14। कैसे, चलिए इसको निकाल लेते हैं। 7 हुआ, यहाँ कितना बताया था मैंने, 7 - 3 बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 2। अब इसको घटाइए, 7 गुणे 7 में से 3 गया, तो 7 में से 3 गया, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। 4 3 7 होता है, ये बटे 2 है, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 2, तो ये दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14। इस तरह बना सकते हैं। 3 का देखा जाए तो आकृति 2.5 में रेखाखंडों की संख्या है। इसमें रेखाखंडों की कितनी संख्या है, तो रेखाखंडों की संख्या है इसमें 10। इस तरीके से आप टोटल प्रश्न बना लीजिएगा। और
इसके बाद अगला प्रश्न है कि आकृति 2.5 में रेखाखंडों की संख्या, ये आकृति का है, इसमें रेखाखंडों की संख्या कितनी है, लेकिन इसका चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसको हम लेके आएंगे। अगर आप कहेंगे तो एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन थ्योरी हमने पढ़ा दिया है। और अगर आप कहेंगे तो केवल क्वेश्चन ही वीडियो में हम लेकर आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी भी तरह का परेशानी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।